नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर क्यू पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। ये बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी माइंड लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। यदि बात करते हैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग में तो भैया इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं। और जो CGL के एग्ज़ाम हैं या फिर CHSL हैं, RRB के NTPC हो गई, ALP हो गई, ग्रुप डी हो गई, ये सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसे लोग बहुत ही टफ मानते हैं, ये उतना टफ है नहीं, लेकिन लोगों ने इसे टफ बना रखा है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, कम टाइम में सॉल्व करेंगे और एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक बहुत ही लंबा प्यारा दिया होता है, इसके बाद आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको वो सारे के आंसर क्या करना होता है, मेजरली आपसे 4 या 5 क्वेश्चंस एक पैरा से पूछा जाता है। तो जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये कोई 2020 मैच नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा और टाइम देना होगा, जस्ट लाइक टेस्ट मैच में टाइम देते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे भी टाइम देना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, फिर आप इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो थर्ड बात मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि जब आप आंसर करने जा रहे हो उससे पहले आप हर एक इन्फॉर्मेशन को जो आपको दिया गया है पैरा में, वो हर इन्फॉर्मेशन को आप सबसे पहले देखिए, इसके बाद ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अब हम लोग आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई भी क्लोज फिगर में तभी कोई पर्सन अपोजिट में बैठ सकता है जब वहाँ पे इवन नंबर ऑफ पर्सन हो। इस तरह से देखिए, आपको कभी क्लोज फिगर रेक्टेंगल का दिया होता है, कभी क्लोज फिगर सर्कल का दिया होता है, तो ऑपोजिट में लोग तभी बैठ पाएंगे जब यहाँ इवन नंबर हो। जैसे यहाँ पे 4 लोग होंगे तभी यहाँ 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 एक दूसरे के ऑपोजिट में ये दोनों हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में ये दोनों हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। या फिर यहाँ पे यदि 8 लोग होंगे तभी ये दोनों ऑपोजिट हो गए, फिर ये दोनों ऑपोजिट हो गए, फिर ये दोनों ऑपोजिट हो गए, फिर ये दोनों ऑपोजिट हो गए। लेकिन यहाँ पे यदि 9 लोग होते तो 9वां आदमी कहाँ बैठेगा, 9 आदमी यहाँ बैठेगा। तो फिर ऐसे करके हम लोग ऑपोजिट में नहीं बैठा सकते हैं यदि वो सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यदि वो सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं तो ज़रूरी है कि इवन नंबर ऑफ पर्सन हो, इसके बाद ही वो ऑपोजिट में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि एंड, और तथा, ये तीनों चीज़ यदि यूज़ किया है इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट के बारे में बताया जा रहा है, और यदि हु यूज़ किया इसका मतलब है कि आपको लास्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस दिखा के कुछ समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताया गया ABCDGH एक गोल मेज की केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। आगे आपसे बोला गया H B के बाएं चौथा है तथा F के बाएं दूसरा। अब जो यहाँ तथा F बोला है, ये F के बाएं दूसरा है बोला है, ठीक है। तथा F B के प्रेस्पेक्ट में यूज हुआ है या H के प्रेस्पेक्ट में यूज हुआ है, इस चीज़ के लिए मैंने वहाँ बताया था। तो यदि तथा यूज़ करता है यहाँ पे, जैसे तथा यूज़ किया है, इसका मतलब है जो पहले आया है, मतलब H जो यहाँ पे पहले आया हुआ उसके लिए यूज़ किया है। F के बाएं दूसरा जो बैठा हुआ है वो H है, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने बोला था जो, उसे देखते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इस तरह बोला गया है B G के बाएं चौथा है, जो C के बाएं दूसरा है। अब यहाँ पे जो और C यूज़ किया है, तो ये C किसके लिए यूज़ हुआ है, C सेकेंड वाले के लिए यूज़ हुआ है, लास्ट वाले के लिए, यानी कि G के लिए यूज़ हुआ है। तो इस बात को आप याद रखें, यदि तथा यूज़ करता है तो वो फर्स्ट के प्रेस्पेक्ट में यूज़ कर रहा है, और यदि जो यूज़ करता है तो वो सेकेंड के प्रेस्पेक्ट में यूज़ कर रहा है। दूसरा जो यहाँ पे बताया जाता है वो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट। जब बात आपसे इमीडिएट का करता है तो यहाँ पे कोई पर्सन है तो जस्ट इसके इमीडिएट मतलब इसके इधर आए या फिर इसके इधर आए, इसका बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट बात कर रहा है तो यहाँ बात कर रहा है, या तो आपको सिर्फ लेफ्ट बोला जाता है तो आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये पर्सन यहाँ है तो लेफ्ट बोला गया तो जस्ट इसके बगल वाला लेफ्ट होगा। नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेफ्ट या राइट आपको जो भी बोला जाए वो कहीं भी हो सकता है यदि सिर्फ लेफ्ट और राइट यूज़ किया है। लेकिन यदि इमीडिएट यूज़ किया तो उसके जस्ट बगल में जो होगा वो है। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ये किसी भी क्लोज फिगर के लिए हो सकता है, या तो वो सर्कल हो या वो रेक्टेंगल हो या वो स्क्वायर हो। जो क्लोज फिगर होंगे उसी का एक सेंटर होता है
और उसी की तरफ यदि कोई आदमी फेस करके खड़ा है तो उसको बोलेंगे फेसिंग टुवर्ड सेंटर। जैसे अभी मैंने जो बनाया वो फेसिंग टुवर्ड सेंटर है। दूसरा बोला जाता है फेसिंग आउटसाइड सेंटर। ये सेंटर है, इससे उल्टी साइड यदि देख रहे हैं तो हो गया फेसिंग आउटसाइड सेंटर। ये हो गया फेसिंग आउटसाइड सेंटर, ये भी हो जाएगा आपका फेसिंग आउटसाइड सेंटर। नेक्स्ट है सिटिंग डायगोनली। डायगोनली सिटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें ये डायगोनल है और इस डायगोनल में यदि कोई बैठा हुआ है, मतलब एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, तो ये सिटिंग डायगोनली है। एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, ये सिटिंग डायगोनली है। इसमें आपको फिर दूसरा ये भी बताया जा सकता है कि ये सिटिंग डायगोनली हैं तो फिर ये सेंटर की ओर दोनों देख रहे हैं या फिर सेंटर से बाहर देख रहे हैं, आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं। आपको ये भी बताया जा सकता है कि कोई एक जो है वो सेंटर की ओर देख रहा है जबकि दूसरा सेंटर से आउटसाइड देख रहा है, जैसे अभी फिगर बन गया है। नेक्स्ट है इंटरचेंजिंग पोजीशन। इंटरचेंजिंग पोजीशन का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग पोजीशन मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे पहले ए बैठा हुआ था, यहाँ पे पहले बी बैठा हुआ था, लेकिन फिर ये दोनों ने पोजीशन को इंटरचेंज किया और ए के जगह पे बी चला गया और बी के जगह पे ए आ गया, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग पोजीशंस। इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ़्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते फिर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको बेसिकली ब्रॉडली यदि मैं क्लासीफाई करूँ तो आपसे पूछे जाते हैं सिटिंग इन सिंगल लाइन के क्वेश्चंस। इसमें आपके सिंगल लाइन में लोग बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिटिंग इन डबल लाइन के क्वेश्चन, सिटिंग इन सर्कल का क्वेश्चन और सिटिंग इन रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्वेश्चन। यदि मैं इन सारी चीज़ों को हिंदी में बताऊँ तो एक रेखा पे बैठे हुए लोगों के बारे में कुछ पूछा जाता है, दो रेखा पर ऐसे दो रेखे बने हुए हैं इसके ऊपर बैठे हुए लोगों के बारे में पूछा जाता है, एक वृत्त पे चारों तरफ से बैठे हुए लोगों के बारे में पूछे जाते हैं, या फिर एक आयत या एक वर्ग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। अब एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है सिटिंग इन सिंगल लाइन। सिटिंग इन सिंगल लाइन में आपको जिस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है डायरेक्शन का। जैसे आपका यहाँ पे एक सिंगल लाइन बना हुआ है तो इसमें आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि डायरेक्शन किधर बनेगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो जब कुछ नहीं बताया जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन यहाँ पे बात आता है राइट और लेफ़्ट का। राइट और लेफ़्ट का इन सेंस कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लाइन बना हुआ है, एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है जो फेसिंग है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसका जो राइट होगा वो आपका इस साइड में इसका राइट हो जाएगा और इस साइड इसका लेफ़्ट हो जाएगा। लेकिन यही पर्सन यदि साउथ फेसिंग होता तो इसका राइट चेंज हो जाता और इस साइड में इसका राइट होता और इसका लेफ़्ट होता। तो आपको यहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो इसी बात का रखना है कि कौन नॉर्थ साइड फेस किया हुआ है, कौन साउथ साइड फेस किया हुआ है। आपको जब ज़्यादा घुमाना हो तो ये आपको ईस्ट और वेस्ट करवा सकता है, तो यहाँ आपको बस इस बात का ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। यदि दोनों अपोजिट साइड में फेस किए हुए हैं तो उसका राइट और लेफ़्ट भी जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्शन को यदि आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे तो यहाँ पे आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इसी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बाकी के इमीडिएट राइट लेफ़्ट के कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंगल सिटिंग लाइन अरेंजमेंट का, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करके जो फाइनल कैसे बनेगा वो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कि कैसे ये टाइम टेकिंग होता है और कैसे कैसे इसे गलती करके फिर सीधा करना होता है, सही करना होता है। देखिए सबसे पहले जो आपसे बोला गया ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ विथ इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पे टोटल 7 पर्सन्स हैं, तो 7 पर्सन्स एक लाइन पे खड़े हैं। तो हमने सबसे पहले एक लाइन बनाया और इसमें 7 बार ले लिए जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हमने मान रहा है, तो ये आपके 7 बार हो गए। अब इस पे ये लोग खड़े हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये तो सारे क्वेश्चंस का कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है ईच वन इज परसुइंग डिफरेंट प्रोफेशन। सबका कोई डिफरेंट प्रोफेशन है जो कि दे दिया आपको एक्टर, रिपोर्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, पेंटर, ये सारे सबके प्रोफेशन है जिनसे आपको बाद में मतलब आने वाला है। जी फिफ्थ लेफ्ट टू सी, आपसे बोला गया है जी जो है वो फिफ्थ लेफ्ट है सी से, मतलब सी जहाँ पे भी है उससे जी लेफ्ट में है, तो जी से हम लोग राइट जाके सी को खोज सकते हैं, तो सी यहाँ पे होगा फिफ्थ में, ठीक है।
तो यहाँ पे यदि जी है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि सी के बाद 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 आ रहा है तो इस पर जी है लेफ्ट साइड में। आगे आपसे बोला गया द रिपोर्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। रिपोर्टर जो है वो थर्ड नंबर पे है जी के राइट में। अब देखिए जो प्रोफेशन है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो उसका नाम है ABCDEFG उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, ताकि दोनों में कंफ्यूज ना कर जाए। तो थर्ड राइट यदि हम लोग देखें जी से तो इधर राइट बढ़ेंगे 1 2 3, मतलब इस जगह पे कहीं रिपोर्टर है, तो यहाँ हम लोग ऊपर में R लिख देते हैं रिपोर्टर का इंडिकेशन। आगे बोला गया है F इज़ फिफ्थ राइट ऑफ A, मतलब जहाँ पे भी F है वो A से फिफ्थ राइट है, तो A को हमने यहाँ माना, क्योंकि यहाँ यदि हम लोग नहीं मानते हैं A को तो कहीं और मान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हमने यहाँ पे A मान लिया, तो यहाँ से फिफ्थ राइट जाना है तो 1 2 3 4, फिफ्थ राइट तो इसका है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं मान सकते हैं। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि A को यहाँ पे मान लो और इसके फिफ्थ राइट जाओगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका F होगा। F इज़ फिफ्थ राइट ऑफ A, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नेक्स्ट है E इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। E जो है वो सेकेंड है B के लेफ्ट में, तो B को यहाँ पे मान लेते हैं और इससे 2 लेफ्ट जाते हैं और यहाँ पे कहीं पे E है। यहाँ पे भी हमको B वहाँ पे मानना मजबूरी था, B को हम लोग इस पोजीशन पर नहीं मान सकते थे क्योंकि इससे 2 लेफ्ट नहीं जाया जा सकता था। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो नेक्स्ट जो आपसे बोला गया वो है द इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, बट वेयर इज़ D? D तो लिखे ही नहीं है कहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 इधर से भर गए, 3 इधर से भर गए, बचे सिर्फ एक है, जो कि आप देखेंगे तो A B C D बच गया है आपका, E आपने लिख दिया, F लिख दिया, G लिख दिया, मतलब जो जगह आपका बच गया है वो जगह आपका किसके लिए बचा है? वो जगह आपका D के लिए बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने D लिख दिया। आगे जो बोला है द इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, मतलब लेफ्ट साइड इधर सेकेंड नंबर पे इंजीनियर है, मतलब यहाँ पे कहीं इंजीनियर है। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन द इंजीनियर एंड पेंटर, इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 लोग हैं, तो इधर तो 3 लोग हो नहीं सकते हैं, तो 3 लोग किधर हो सकते हैं? इधर। तो 1 2 एंड 3, 3 लोग को छोड़ने के बाद यहाँ पे कहीं पेंटर है, तो चलो यहाँ पे हमने मान लिया कि पेंटर इस जगह पे है। आगे देखते हैं क्या बोला गया। द डॉक्टर इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, मतलब इमीडिएट लेफ्ट इस साइड में डॉक्टर है। द लॉयर इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीचर, मतलब जहाँ पे भी लॉयर है वो इमीडिएट राइट है टीचर का, मतलब कहीं पे ऐसा बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 जगह एक साथ खाली नहीं, यहाँ पे भी खाली नहीं है, यहाँ पे भी खाली नहीं है, मतलब ये जो हमने बनाया है इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है और ये फिगर इस तरह से नहीं बन सकता है। तो इसको फिर से हम लोग दूसरे तरह से मान के इसको बनाएंगे। तो देखिए दूसरा क्या मान सकते थे, ये सारी चीज़ें तो हमने मजबूरी में किए, लेकिन जी और सी को जो मैंने माना था स्टार्टिंग में कि ये 5 पोजीशन के बीच का डिफरेंस में है, ये मैंने खुद से मान लिया था। ये कहीं और भी पॉसिबल हो सकता है जी और सी का होना, तो उस पोजीशन पे मान के हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये फिर से हमने वैसा ही बना 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स ओके। अब हमने पहले यहाँ पे जी माना था और यहाँ पे सी माना था, और देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, हम लोग जी को यहाँ मान सकते हैं क्या? यहाँ मानने से आप देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ इसका हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे नहीं मान सकते। मतलब एक ही पोजीशन सिर्फ आपका और बच गया है कि आप जी को यहाँ पे मान लो, और इससे 5 लेफ्ट जब जाओगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। और नेक्स्ट जो आपने बोला था रिपोर्टर इज थर्ड राइट टू द जी, तो इससे थर्ड राइट आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपका कहीं रिपोर्टर होगा। नेक्स्ट है एफ इज़ दी फिफ्थ थ्रू द राइट ऑफ ए, इसे भी आप उसी तरह बनाओगे, एफ जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, तो उसके वो जो फिफ्थ राइट ऑफ ए में है, मतलब ए यहाँ पे है तो एफ वहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट है ई इज़ द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है बी का, तो बनाइए ई यहाँ पे होगा जो कि सेकंड लेफ्ट में है किसका? बी का, तो बी यहाँ पे होगा। अब एक ही पोजीशन बच गया है, ये पोजीशन डी का है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमने डी भर दिया। आगे जो आपसे बोला गया द इंजीनियर इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ डी, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ कहीं सेकंड में इंजीनियर है। देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन द इंजीनियर एंड पेंटर, 3 पीपल 1 2 3,
3 लोगों को छोड़ने के बाद आर के बगल में आपका पेंटर है, मतलब रिपोर्टर के बगल में आपका पेंटर है। आगे बोला गया द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, इमीडिएट लेफ्ट इधर है तो यहाँ पे आपका कहीं डॉक्टर है। द लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीचर। अब देखिए लॉयर और टीचर को बनाया जा सकता है क्या, यहाँ पे बनाया जा सकता है, 2 लोग खाली हैं यहाँ पे एक साथ हो भी, तो आपको बोला गया लॉयर जो है वो राइट में है, तो लॉयर यहाँ पे है और टीचर यहाँ पे है। एक अभी भी बच गया, इसका प्रोफेशन क्या होगा बताइए। इसका प्रोफेशन यहाँ पे देखिए कौन सा बच गया, एक्टर। एक्टर तो हमने कहीं नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ये आदमी एक्टर है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आए हैं, क्योंकि अब जो भी क्राइटेरिया हमसे दिया गया था क्वेश्चन में, वो सारे क्राइटेरिया को हमने इस फिगर में, इस सिंगल फिगर में ले आया है, और अब हम लोग क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि बताइए व्हाट्स अ प्रोफेशन, ए का प्रोफेशन क्या है। तो देखिए ए के प्रोफेशन को हमने इसके सामने लिखा है, क्या प्रोफेशन है, डी, डी मतलब डॉक्टर, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दी गिवन अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने फिगर बना दिया है, तो आपको हो सकता है ठीक से नहीं दिख रहा है, तो आप पहले ही फिगर को लिख लेंगे। तो यहाँ आपसे बोला गया है एफ इज़ द टीचर, एफ जो है वो टीचर है। देखिए यहाँ पे एफ जो है वो पेंटर है, तो ये तो गलत हो गया, आपको बताना क्या है सही कौन सा है। एफ इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है वो थर्ड है लेफ्ट ऑफ ई से। तो देखिए 1, 2 एंड 3, 3 के बाद तो एफ है, लेकिन आपसे बोला गया था कि एफ जो है वो लेफ़्ट में है, क्या एफ इधर लेफ़्ट में है, नहीं, एफ तो यहाँ पे राइट में है, मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट है द पेंटर इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, पेंटर जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, पेंटर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो क्या ये इमीडिएट लेफ्ट होता है इधर, नहीं, ये तो राइट होता है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये नॉर्थ फेसिंग हैं। आपसे पहले ही बोला गया था यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ, इस बात को ध्यान रखना, यदि ये साउथ फेसिंग होते तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होते। नेक्स्ट है द लॉयर इज स्टैंडिंग इन द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द अरेंजमेंट, लॉयर जो है वो एग्जैक्ट मिडिल में खड़ा है क्या। देखिए इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं, और ये जो है ये एकदम बीच में है, तो हाँ ये सही है, लॉयर जो है एग्जैक्ट मिडिल में खड़ा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। लास्ट ऑप्शन था आपका नन ऑफ दिस, जब आपका डी ऑप्शन सही हो गया तो नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हाउ एमंग द फॉलोइंग इज इन एक्टर, ये क्वेश्चन नेक्स्ट में है 15 में, इसमें से एक्टर कौन है। तो देखिए एक्टर ऊपर में हमने प्रोफेशन लिखा था ए फॉर एक्टर, तो ए के सामने क्या है सी, मतलब सी जो है वो एक्टर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज डीज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पेंटर, डी का पोजीशन क्या है पेंटर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए डी यहाँ पे है, पेंटर यहाँ पे है, पेंटर से यदि 1, 2, 3, 4, 5 देखे, 5th लेफ्ट देखे तो आपका डी का पोजीशन है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया डी का पोजीशन, ये डी क्या था, ये डी डॉक्टर था। तो ऐसे गलती आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया। करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं बाद में कि हमने किसे प्रोफेशन माना है, किसे क्या माना है। यदि हम लोग शॉर्ट नोटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो बी स्पेसिफाइड कि आपको शॉर्ट नोटेशन के बारे में एकदम ठीक से ख्याल रखना है कि हमने कहाँ पे कौन सा शॉर्ट नोटेशन यूज़ किया है। तो डी देखिए आपका यहाँ पे है, और आपसे पूछा गया है पेंटर का पोजीशन जो कि यहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ से 1, 2 सेकेंड राइट में जो है, सेकेंड राइट में वो आपका पेंटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, थर्ड टू द लेफ्ट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड टू द राइट ये ऑप्शन आपका हो सकता है, मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। देखिए जो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, यहाँ पे जो 5 दिए हुए हैं उसमें से 4 जो हैं एक जैसे हैं, अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन स्टैंडिंग अरेंजमेंट, और इसमें जो 5वां है वो थोड़ा अलग है, मतलब हम लोग बचपन में जो चुनते थे ना डिफरेंट, इसमें से कौन सा अलग है वो बताइए। वहाँ पे दे देता था आम, अमरूद, और बीच में एक तो कद्दू घुसा देता था, फिर हम लोग बताते थे कि ये सब्जी है, बाकी सब फल हैं, वैसा टाइप से यहाँ पे भी है। तो देखिए सबसे पहला दिया गया आपको ए ई डी, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, मतलब ए के बाद एक छोड़ा है और इसके बाद जस्ट इमीडिएट वाला ले लिया है राइट पोजीशन पे, एक पैटर्न मिला हमें यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका डी एफ सी, डी के बाद देखिए एक छोड़ा है एफ, इसके बाद इमीडिएट ले लिया सी, मतलब सेम पैटर्न पे ये भी है, मतलब जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा हो वही हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए उससे
इस बात को ढूंढना आप। GDB, जी के बाद एक छोड़ के डी गया, इसके इमीडिएट में बी है तो ये भी नहीं हो सकता। EBF, ई के बाद एक छोड़ के बी गया, इसके इमीडिएट में एफ है, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद है BFC, ये बी के बाद एक भी नहीं छोड़ा, एफ इमीडिएट में है, इसके बाद सी भी इमीडिएट में है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ई जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने थोड़ा टाइम लगा, हमने इसमें टाइम दिया पूरे पैरा को पढ़ने में, 2 बार इसे बनाया भी, लेकिन अब जब हमने आंसर किया तो एक साथ हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के आंसर किए। हालांकि मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये IBPS क्लर्क 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके पास जब टाइम है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो आपके 6 मार्क्स अभी आ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आपको गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप गलत करेंगे तो आपके 6 मार्क्स तो चले जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि हर एक इन्फॉर्मेशन को, एक एक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पढ़िए, जब वो सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है इसके बाद आप क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने पहले फिगर बनाया भी तो उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया जो लास्ट का था वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो हमने पूरा फिगर को काट के फिर से फिगर बनाया। ये मैं सिर्फ आपको यही दिखाने के लिए कर रहा था कि हम लोग पूरी तरह से सारे इन्फॉर्मेशन को अपने फिगर में जब तक लाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही नहीं, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस स्लाइड में सिर्फ डायरेक्शन दिखाया हुआ है हमने कि डायरेक्शन कैसे कंसिडर करते हैं। तो हम, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि सामने जो आपका वो नॉर्थ है, आपके राइट साइड में ईस्ट है, आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट है, और आपके पीछे साउथ है। ऐसा नहीं है कि आपके मान लेने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा ही डायरेक्शन मान के कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो आपको डायग्राम दिए गए होते हैं, जो आपका मैप दिया गया होता है, ये सारे मैप भी इसी पैटर्न पे दिए गए